आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी की तरफ चलते हैं। आजमगढ़ के आकाश दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। साल 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो वो वोट डालने नहीं जा पाए। वजह साफ थी, उन्हें वोट डालने के लिए मिली थी केवल एक दिन की छुट्टी। अब एक ही दिन में जाना और फिर से वोट डालकर वापस आना मुश्किल था। सिर्फ आकाश ही नहीं, उनके जैसे कई वोटर्स अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई और भी अपने पर्सनल कारणों की वजह से अपना वोट डालने नहीं आ पाते थे। एक बड़ी खबर जान लीजिए आप, अगर आप वोटर हैं, जहां के वोटर हैं, आप वहां नहीं रह रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि अब किसी दूसरे राज्य में या शहर में रह रहा वोटर भी अपना वोट डाल सकता है। चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू कर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब के एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा है कि 2024 तक ये मुमकिन हो सकता है कि कुछ चुनिंदा मतदाताओं को रिमोट वोटिंग का फायदा मिल पाए। बात यह है 75 असेंबली सेगमेंट का एक पोलिंग बूथ बनेगा। अब उनके पोलिंग एजेंट कहाँ के बनेंगे? अब तमिलनाडु में रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टी है, वो अपने पोलिंग एजेंट कहाँ भेजेंगे, कितने राज्यों में भेजेंगे? अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था चुनाव में, इसको एक आंकड़े के थ्रू जानते हैं। अब 2019 में आम चुनाव हुए थे, तब 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वहीं इस आंकड़े के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशन में जाने से पहले हमको कुछ साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक स्टडी रिपोर्ट देखना होगा। इसमें माइग्रेशन का वोट पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया गया था। इस स्टडी में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार की गई। 29 अगस्त 2016 को इलेक्शन कमीशन के पैनल ने इस रिपोर्ट को लेकर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के साथ चर्चा की। इस दौरान इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, तय डिसाइड डेट से पहले वोटिंग और पोस्टल बैलेट से माइग्रेट के लिए वोटिंग कराने पर विचार किया गया। हालांकि इस पर कुछ भी तय नहीं हो पाया। बाद में चुनाव आयोग ने आईटी मद्रास, आईटी कानपुर इंक्लूडिंग कुछ अदर इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स से बात की। इस दौरान रिमोट वोटिंग पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये रिमोट वोटिंग क्या है? क्या घर से बैठे बैठे रिमोट के थ्रू कर सकते हैं वोट? क्या कहीं जाकर रिमोट के थ्रू वोटिंग होगी? जी नहीं दोस्तों, रिमोट वोटिंग वो उम्मीद है भारत की इलेक्शन कमीशन की, जिससे 30 करोड़ लोग जो वोट नहीं दे पा रहे थे, अब वो भी किसी भी स्टेट में वो रह रहे हो, बिल्कुल आसानी से अपना वोट दे सकते हैं। इस फैसिलिटी के थ्रू वोटर्स पूरे देश में कहीं से भी अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का प्रोटोटाइप इन्वेंट किया है। आरवीएम को 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है और ये कोई फॉरेन की कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की 2 कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। वो कंपनी कौन कौन सी है? पहली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरी कंपनी ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया है ये मैकेनिज्म। वहीं आरवीएम मशीन जो है चुनाव कराने के लिए यूज किए जाने वाली M3 ईवीएम का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। इसके जरिए ही रिमोट पोलिंग बूथ के 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग किया जा सकेगा। इसमें वोटर्स को एडवांस ईवीएम में राज्य, जिला, तहसील और गांव का चुनाव करना होगा। इसके बाद पोलिंग बूथ सेलेक्ट करना होगा, फिर वह देश के किसी भी हिस्से से अपने गृह जनपद में वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, एक जरूरी बात यह है दोस्तों कि वोटर का नाम अपने होम टाउन की वोटर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। वहीं आगे जानते हैं कि रिमोट वोटिंग के फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आप जिस जगह पर हैं वहां से ही वोट डाल सकते हैं। जो लोग पढ़ाई या नौकरी के चलते बाहर हैं, उनके लिए ये स्टेप बहुत फायदेमंद होगा। वहीं दूसरा फायदा सबसे बड़ा है, लड़कियां तो शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं, लेकिन उनका वोट अक्सर मायके में ही रह जाता है। उन्हें या तो अपना चुनाव क्षेत्र बदलवाना पड़ता है या फिर वोट मिस करना पड़ता है। रिमोट वोटिंग से ये परेशानी खत्म हो सकती है। वहीं जो तीसरा पॉइंट है, जो नौकरी वाले लोग दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं और वो एक दिन के लिए अपने घर नहीं जा सकते, हर बार वोटिंग डे के आसपास छुट्टी मिलना पॉसिबल भी नहीं होती, तो लिहाजा इस जगह पर एम्प्लॉयड पर्सन को अब इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं जो चौथा पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन की एक परेशानी थी कि जो वोटर्स का आलस
जी हाँ दोस्तों, वोटर्स का बहुत बड़ा आलस रहता था कि कौन एक दिन के लिए घर जाए वोट डालने के लिए। अब अगर वोटर के पास बगल के ही रिमोट पोलिंग बूथ में अपने होम टाउन का नेता चुनने की सुविधा होगी तो उसमें वोटिंग के प्रति पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों, जो अगला पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग हर 3 में एक वोटर अपना वोट नहीं देता। रिमोट वोटिंग फैसिलिटी से वोटर टर्नआउट में सुधार होगा। इलेक्शन प्रोसेस में वोटर्स की अधिक से अधिक भागीदारी सुरक्षित होगी। लेकिन आप सबके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रिमोट वोटिंग की इतने फायदे तो ठीक हैं, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। जैसे रिमोट वोटर्स की पहचान कैसे होगी, ईवीएम की प्राइवेसी कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, इन चैलेंजेस को 3 तरह से बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैलेंज होगी, लॉ में अमेंडमेंट करना होगा, मतलब कानून में संशोधन। इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट इंक्लूडिंग कई कानूनों में संशोधन करना होगा और साथ में रिमोट वोटिंग और डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर्स को भी डिफाइन करना होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होगा, जैसे कि रिमोट वोटर्स की संख्या पता कैसे चलेगी, पोलिंग स्टेशन पर उनकी पहचान कैसे की जाएगी, उनके वोट की गोपनीयता मतलब प्राइवेसी बनाए रखने का आयोग के लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी। रिमोट बूथ की लोकेशन क्या होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कैसे होगा और एक बड़ी मशीनरी को इसमें किस तरीके से लगाया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। अभी सिर्फ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप ही आया है, लेकिन जब सच में पूरे देश में इसे लागू करना होगा तब इसका क्या मेथड होगा ये भी फिक्स अभी नहीं है। वोटर्स और इलेक्शन ऑफिशियल जिनकी वोटिंग में ड्यूटी लगती है उनको रिमोट ईवीएम से वोट के लिए ट्रेंड भी करना होगा। इन बूथ्स पर डाले गए वोटों की काउंटिंग कैसे होगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि क्या भारत से पहले ये वोटिंग फैसिलिटी कहीं और भी है। राइट नाउ अभी ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी में यहाँ ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन इन सभी देशों में वोटिंग के रूल अलग अलग हैं। वहीं भारत में भी ये आरवीएम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इसको इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम साल 2010 में ई वोटिंग का ट्रायल शुरू किया था, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के बाद इसको वोटिंग में नहीं लाया जा सका। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या आरवीएम लागू हो पाएगा भारत में, क्या ऑपोजिशन पार्टी इसको लागू होने देगी, क्योंकि अभी भी ईवीएम में बहुत से सवाल उठते हैं कि मोदी जी ने ईवीएम को हैक कर लिया। तो ऐसे में जो आरवीएम मशीन है इसको भारत में लाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन को भरोसा दिलाना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि किस तरह से चीजें वर्क करेंगी। वही इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर ऑफिसर डॉक्टर ब्रजलाल ने कहा कि भारत में राजनीतिक विरोध और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा है। अभी ईवीएम मशीन को ही पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे में अगर आरवीएम की शुरुआत होती है तो पॉसिबल है कि इसका विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना होगा कि ये सिस्टम मजबूत है, तब जाकर आरवीएम अच्छे से लागू हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।